बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और आपको वेलकम भी करेंगे अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा नहीं भी गुजरा तो आपको अपने साथ वक्त गुजारने के लिए जो है ना एक ऐसी गुंजाइश मिली होगी जिसमें आपने सोचा होगा, रिफ्लेक्ट किया होगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। 10 महीने गुजर चुके हैं, 2025 के नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। हैप्पी मंडे। आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, जिस तरह आयशा भी बात करी थी। आई होप कि आयशा का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। लाहौर से अपने पिंड से हो के आई है अभी। मेरा पिंड मैं काफी टाइम के बाद गई थी, लेकिन देखकर दिल थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्मॉग की वजह से ना हेज जो है ना वो परमानेंटली रहना शुरू हो गया। और एक और मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पूरे पाकिस्तान के बारे में ये बात की जा रही थी कि पूरा पाकिस्तान जो है ना उसकी आबो हवा बहुत हैजर्डस है, यानी कि आप सांस अगर लेंगे ना तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो ये वाली एक चीज वो देखकर मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया। तो लाहौर के बारे में आंखों से देख खबर जो है ना मैं देख कर आई, बात कर रहे हो एग्जैक्टली सांस लेना जो है वो दुश्वार हो चुका है लाहौर के अंदर। और आपको पता है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले या दूसरे नंबर पर ही लाहौर रहता है, व्हिच इज अभी पहला नंबर है। बहरहाल जी लाहौर का अभी पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब है। गुजरांवाला की बात करें तो वहां की फिजा भी लाहौर से ज्यादा जहर आलूद है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट से बढ़ गया है। ऑल द टाइम ये हेज वहां पर रहता है। ये मैं खुद भी लाहौर रह के आई हूँ, उन दिनों में भी था ये मामला, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जो उसके बाद आने वाले सालों में हुआ है। बहरहाल जी अल्लाह ताला रहम करे लाहौर में रहने वाले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर, जहां पर ये सारा मसला हो रहा है। तो आपके घर वाले महफूज हैं स्मॉग से? अपनी कोशिश तो कम से कम करें ना। वो मामला जिससे आप खुद से महफूज नहीं रह सकते, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप मास्क पहन सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, आप बाहर ना जाए अगर जरूरत नहीं है तो, लेकिन ऑल द टाइम आप घर के अंदर घुसकर तो नहीं रह सकते। और ये आबो हवा घर में आने से रोक तो नहीं सकते, आपको सांस तो फिर भी लेना है ना। तो लेट्स होप कि हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो हुकूमत है, वो जितने भी इंतजाम कर रही है वो इंतजाम कारआमद भी साबित हों, क्योंकि हमें नजर आता है कि कुछ ना कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कभी किया जा रहा होता है कि किसी तरह से स्मॉग पर काबू पा लिया जाए। और जिगजैग वो जो भट्टों का सिलसिला था वो भी गवर्नमेंट ने शुरू किया था ताकि इस सूरत हाल से बचा जा सके। कोशिश हुकूमत अपने तय कर रही है, लेकिन स्मॉग का लेवल इतना ज्यादा है कि वो काबू में नहीं आ रही। वाटर गन्स और वाटर कैनन्स का भी दिखा भी रहे हैं कि उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग रिजर्वेशंस का इजहार करते हैं कि भाई जो गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं वो कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनसे भी तो पोल्यूशन ही सामने आ रही है। बहरहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी इकदाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, क्योंकि बाद में कि स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो राइट नाउ इंसानियत के बहुत काम तो आ रही है, साथ साथ जो मेरा अपना कंसर्न होता है कि कहीं ना कहीं आपको तंग भी कर रही है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा रही है। लेकिन हम अच्छी बात आपको बताते हैं कि एआई के इस्तेमाल में यूएई और सिंगापुर जो है ना वो काफी आगे आ गए हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल अभी भी राइट नाउ 15% से काफी हद तक कम है। ये नई एक रिपोर्ट आई है एआई इकोनॉमी इंस्टीट्यूट की, एआई डिफ्यूजन रिपोर्ट 2025। इसके मुताबिक इसराइल भी उन ममालिक में शामिल है, उन 7 ममालिक में शामिल है जो जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स तैयार। दुनिया तेजी से बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, और इसराइल की आयशा ने जिस तरह बात की है तो 7वें नंबर पर है इसका नंबर, जबकि अमेरिका, चीन, जनूबी कोरिया, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। और पाकिस्तान की जो आबादी है उसका सिर्फ एक महदूद हिस्सा एआई का इस्तेमाल जो है वो कर रहा होता है। अभी हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में देख रहे हैं बहुत कम लोग इस्तेमाल करें कंपैरेटिवली दूसरी दुनिया के। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, वहां पर और सिंगापुर में काम करने वाले तकरीबन 50% से ज्यादा अफराद का बताया जा रहा है कि वो बाकायदगी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये दोनों ममालिक आलमी दर्जा बंदी में टॉप पोजीशन पर आ गए हैं। पर अगेन वही कि आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, नेगेटिव भी है, दुनिया इसको किस तरह से ले रही है। सिंगापुर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा बेस करती है और इंतहाई साफ सुथरा वो मुल्क कहलाया जाता है। इसी तरह से अगर हम यूएई की बात करें, वो भी टेक्नोलॉजी वाइज, मैं खुद रहकर आई हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। और ये एआई के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि मुमकिन होता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बगैर अगर मुमकिन होता नहीं है। ठीक है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते, आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। बहरहाल अंग्रेजी या अरबी में भी अब एआई का इस्तेमाल आपको पता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर किया जा सकता है, और क्योंकि ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं इसलिए वहाँ पर लोग कंज्यूम भी
भी कर रहे हैं इसको। मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात UAE सबसे आगे है, इसके बाद सऊदी अरब है, मलेशिया है, कतर है, इंडोनेशिया भी बहुत नुमाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, डाटा सेंटर्स के ऊपर काम आ रहा है और हुकूमती प्रोग्राम्स में भारी सरमायाकारी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल दो पाकिस्तान में इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स तैयार करने में काम नहीं हो रहा, लेकिन पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसको हर फील्ड का बंदा इस्तेमाल करे, स्टूडेंट्स इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अगर कोई डॉक्टर है वो इसको अपने फायदे के लिए, तो अगेन वही बात है कि आप इस्तेमाल कर किस तरह से रहे हैं, क्या उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जाए। अच्छा जमाना आ गया, मैं स्टूडेंट से मुझे याद आया हमारे जमाने में AI नहीं थी, सारी असाइनमेंट्स खुद से बनानी पड़ती थी, अब आपको AI सब कुछ बना के दे रहा है। शुक्र करें आपको दिमाग इस्तेमाल करने का मौका ये बात है। वो वक्त आने वाला है कि आप कहेंगे कि दिमाग चलो कोई बात नहीं, हम AI को दे देते हैं, वो सोच ले हमारे बिहाफ के ऊपर। हमने अच्छा वाला टाइम गुजारा, हमने अच्छा वाला टाइम गुजारा है और हमारे पेरेंट्स वाले जो उन्होंने उससे भी अच्छा टाइम, उन्होंने उससे भी अच्छा, वो कहते हैं कि तुम लोग खराब हो गया। बहरहाल जी क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इससे जुड़ी ही एक खबर है कि पाकिस्तानियों के लिए ये एक हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली बड़ी बेहतर खबर आई है कि किसी फ्रॉड की सूरत में अब बराह रास्त मुतल्लिका फोरम पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत सेल फाल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है उसकी जानिब से कहा गया है कि हर शिकायत को मुनसिफाना, शफाफ और जिम्मेदाराना तरीके से देखा जाएगा, यानी कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डिजिटल करेंसी के अंदर, तो बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर आपकी सुनी जाएगी, आपको डिसमिस नहीं किया जाएगा अगर आप अपना मामला लेकर। जबरदस्त हो गया जी, कम से कम कोई प्लेटफॉर्म, कोई इदारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें, अच्छा काम पाकिस्तान में हो रहा है और हमें हमारी कोशिश होती है जो भी अच्छा काम हो रहा है आप तक हम वो पहुंचा दे। एक और बड़ा अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान ने जो मैच जीत लिया है आपकी उम्मीदों के बरक्स। मेरी उम्मीदों के बरक्स नहीं, मेरी दुआ ये थी कि अच्छा हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे थे। वो कहते ना कि इनके वो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। उस पर हम बात करेंगे आगे जाकर। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं मैच के बारे में आपको बताएंगे। मिस्र से आपको खबर देते हैं पहले। आप बहुत जल्दी नहीं भाई, अभी मैच के बारे में मैं चाह रही हूँ थोड़ा होल्ड ऑन कर ले अपने जज्बात को। चलो मिस्र चले जाते हैं पहले। बताएं। हाँ, मिस्र चले जाते हैं जहाँ पर एक बड़े अजायब घर का शानदार इफ्तिताह हुआ है, जहाँ पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई और आतिशबाजी और ड्रोन शो के जबरदस्त मुजाहरे आपको दिखा भी रहे हैं। गिजा का ये आसमान था जो रंगीन रोशनियों से मुनव्वर हो गया। और गिजा के बारे में कहा जाता है कि 2 दहाइयों के बाद, यानी कि 2 डेकेड्स के बाद, 20 सालों के बाद ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का ये मकसद जो है मिस्र के हजारों बरस के विरसे को दुनिया के सामने लेकर आना है। और तवक्को ये की जा रही है कि इससे मुश्किलात की शिकार मईशत को भी कुछ सहारा मिलेगा। आपको पता है ना कि मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वो बहुत रिच है, स्पेशली अगर वो कल्चर के लिहाज से, उसकी हिस्ट्री के लिहाज से देखा जा सके। इसके ऊपर बहुत सी फिल्म्स बन चुकी हैं। नाउ इट्स राइट टाइम, अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा देर हो गई है, टूरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। और मिस्र की जो मईशत है ना, जो डोलती रहती है, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जितनी चीजें इनके पास प्रिजर्व है, कल्चर जो उनका है, और फिर वो जो ममीज सारी मिस्र में पिरामिड्स देखे ना, वो पिरामिड्स दुनिया भर में कितने ज्यादा मशहूर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल है, तो डेफिनेटली दुनिया देखना चाहती है। ऐसे बहुत सारे लोग आते भी हैं। मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केटिंग अच्छी करना अब उन्होंने शुरू कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, सऊदी अरब आपको लेकर चलते हैं, जहां पर रियाज सीजन के तहत बैनुल अक़वामी हम आहंगी के फरोग के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती वीक मनाने का आगाज हो चुका है। रियाद के सुवेदी पार्क में 2 नवंबर से 10 दिसंबर तक मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती वीक मनाए जाएंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा, पाकिस्तान भी शामिल होगा, बांग्लादेश शामिल होगा, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलिपाइन समेत कई ममालिक के सकाफती रंग उजागर किए जाएंगे। अच्छी बात है ये, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से और इन ममालिक से सऊदी अरब में बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं वहाँ पर, और बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, और बहुत सारे ममालिक के लोग अब रुख कर रहे हैं सऊदी अरब का। जैसे सऊदी अरब ने तरक्की करना शुरू की है, थोड़ी सी पॉलिसीज में शिफ्ट आया है, तो बहुत बड़ा एक तबका है टूरिस्ट का जो रुख कर रहा है सऊदी अरब का। और सऊदी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ माइल किया जा सके। और जिस तरह फुटबॉल की दुनिया में भी आपको पता है कि वो भी मैचेस करवाए जा रहे हैं, और किसी ना किसी तरह ऑडियंस और जो लोगों की और टूरिस्ट की जो अटेंशन है ग्रैब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये भी उसी की एक कोशिश है। बड़ा जरूरी है कि ना जो मुख्तलिफ ममालिक की डायस्पोराज हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको ऐसी एक्टिविटीज दी जाएं कि वो खुशी खुशी यहाँ पर रह सकें और यहाँ पर जिंदगी भी गुजार सकें और एक अच्छा शहरी भी बन सकें। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आपको पता है ना कि गल्फ के अंदर एक्सपर्ट्स जाते हैं, स्पेशली हमारे खित्ते से। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी काविश है, ये हमने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको देनी है और वो है मौसम के बारे में। अनम के पास है, अनम बताइए। मैं बता देती हूँ मौसम के बारे में। मौसम के बारे में खबर ये है कि मुल्क के शिमाली इलाकों में खुश्क मौसम खत्म होने की बिलाखिर पेशगोई हो गई है, और मंगल से, यानी आज मंडे है, तो कल से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। तो महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश का इम्कान है और मरी में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई। कई इलाकों में तो पहली और दूसरी बर्फबारियां हो चुकी हैं पहाड़ी इलाकों में, लेकिन यहाँ पर बारिश की कहाँ बारिश हो सकती है। मोहम्मद इरफान विर्क साहब महकमा मौसमियात से हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। डायरेक्टर फोरकास्टिंग है, उनसे जानते हैं कि भाई हम कहाँ का जो है ना एक्सपेक्ट करें, किन किन इलाकों का कि कहाँ पे बारिश हो सकती है। विर्क साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बताइए जरा कैसा रहेगा पाकिस्तान का मौसम आने वाले दिनों में। देखिए जी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो बेशतर इलाके होंगे वहां पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम दर्जा हरारत में जो है ना वो कमी आने का इम्कान है। आपके मैदानी इलाकों में भी जो दर्जा हरारत है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो कम हो जाएंगे। जो दिन के दर्जा हरारत हैं उसमें भी कमी आएगी। और जो बलाई इलाके हैं, ख़ासतौर पे बलाई खैबर पख्तूनख्वा जिसमें तीर, स्वात, चित्राल ये इलाके शामिल होंगे, बडग्राम के भी इलाके शामिल होंगे। और इसके अलावा पेशावर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी बादल आ जाएंगे और थोड़ी बहुत जो है ना वो बारिश हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, कश्मीर के इलाके होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के इलाकों में भी जो है ना वो कल हम थोड़े वक्त के लिए देख रहे हैं कि हल्की बारिश जो है ना वो मतलब। तो ऑफिशियली सर्दी की एंट्री फिर हो रही है, क्योंकि हम भी बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि सर्दियों के कपड़े निकाल लें, रख लें। नहीं, तो हम कल से बारिश के बाद विर्क साहब भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आपने निकाल लिए? मैंने थोड़े बहुत। अच्छा चलें विर्क साहब आप बता दें फिर। देखिए, सर्दियों के कपड़े मेरा ख्याल है कि निकाल लेने चाहिए, लेकिन अगर आप कराची में हैं तो कराची में थोड़ा सा देख के निकालें, क्योंकि अभी सब्र कर लें थोड़ा। सर्दी नहीं। ठीक है, कराची के अलावा जो बाकी हैं सिंध के सखर हो गया, गड़े खुदा बख्श, ये वाले इलाके, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? बारिश हो सकती है? नहीं, बारिश के इम्कानात तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स जो है ना वो कमी की तरफ चले जाएंगे। आपके जो शुमाली पंजाब के इलाके होंगे, इवन जनूबी पंजाब के इलाके होंगे, वहां पर भी जो है वो टेम्परेचर में जो है ना वो कमी आएगी और सर्दी जो है ना थोड़ा सा इजाफा होगा। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, सयाहों के लिए भी नॉर्दर्न एरियाज जाना चाह रहे हैं, बर्फबारी कहाँ पर एक्सपेक्टेड है? कुछ उन इलाकों का बताएं, केपी के और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के। देखिए, जो बर्फबारी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहाड़ होंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे जो नथिया गली से ऊपर के जो इलाके होंगे वहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नारान, कागान और जो उसके ऊपर के जो इलाके होंगे वहां पर जो है ना वो बर्फबारी भी हो सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए विर्क साहब एक मरतबा फिर से कि ये जो बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची के बारे में तो आपने बता ही दिया, यहाँ पर बारिशें कल से हम तवक्को करें कि कल से बारिश शुरू हो सकती है? एक दफ़ा फिर ज़रा बता दीजिए, अच्छा लगता है सुनते हैं बारिश के बारे में। इसमें जो है ना 4 तारीख को खासतौर पर मंगल को शुमाल मशरकी पंजाब के जो इलाके होंगे, जिसमें गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा के इलाके शामिल होंगे, सियालकोट भी हो सकता है इसमें। और इन इलाकों में बाज़ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है ना वो होगी। और ये जो स्मोक की कैफियत इन इलाकों में है, ये स्मोक की कैफियत वक्ती तौर पर तो कम हो जाएगी, लेकिन इसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। और ये जो स्मोक जो है ना वो अगले नवंबर में जो है ना कम अज कम ये जाने वाली नहीं है, ये नवंबर में स्मोक रहेगी, ये जाके दिसंबर में फर्क पड़ेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच इरफान साहब। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे महकमा मौसमियात से। उन्होंने बताया भाई अब ज्यादा परेशान ना हो, खुश्की जो है वो बहुत हद तक गुजर चुकी है, खुश्क सर्दी गुजर चुकी है, मतलब आपने ना पकड़ के रखना है। नहीं, मैंने कहा करेक्ट कर दूं आयशा। नहीं बताएं। चले, मौसम जो है ना वो अच्छे से मुराद है कि ठंडा होने वाला है और बारिशें जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। आपने सयाहों के बारे में पूछा था कि सयाह कब जा सकते हैं, मुझे ये बताएंगे छुट्टियां किन लोगों को मिल वीकेंड्स हो सकते हैं? आप केपी में, स्वात में तो आप वीकेंड पे होके आराम से आ सकते हैं। अच्छा, जिसने कराची से जाना है वो क्या करेगा? कराची वालों से जाना है वो कराची वालों के लिए मसला है, इस्लामाबाद वाले जा सकते हैं या नजदीक रहने वाले इस एरिया के लिए। चले, मैं आपके बिहाफ पे कह देती हूँ, जिन लोगों ने छुट्टियां लेके रखी हुई होती हैं, छुपा के रखी हुई होती है, कौन रखता है छुट्टी? वक्त आएगा, अच्छा मौसम आएगा तो उसके बाद हम चले जाएंगे। मैंने छुपा के रखी हुई है, मुझे क्योंकि जाना है एक जगह पर, अभी मैंने बताया नहीं अपनी टीम को। बादल जी आगे बढ़ जाते हैं और अच्छी, क्योंकि हम वीकेंड्स की बात करें तो वीकेंड के ऊपर अच्छी खबर जिसके बारे में हम बात करें, अब बात कर लें। आप बताएं, इजाजत है?
अब बात कर लेते हैं मैच के बारे में जी। अच्छी अच्छी खबरें आई हैं, हमारा मूड भी इसलिए अच्छा है कि वो जो मायूसी हमें पहले मैच में देखने में मिली वो अब सीरीज खत्म होने के बाद हमारे चेहरों में खुशी में तब्दील हो गई है। जनूबी अफ्रीका से तीसरा T20 पाकिस्तान ने जीता और जीत के बाद सलमान अली आगा का बाबर से एक बड़ा जबरदस्त दिलचस्प सा इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान अली आगा बाबर से सवाल कर रहे हैं उनकी बैटिंग के बारे में और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने कहा है कि बैटिंग के दौरान एक मौके पर स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ी उन्हें मुश्किल पेश आई थी। सलमान अली आगा के साथ फिर यही प्लान किया कि जहां मौका मिलेगा गेंद हमारी रेंज में आएगी तो उस पर चांस लेंगे। कहा क्या है उन्होंने इंटरव्यू में, जरा सुन लेते हैं। बताएं अपनी बैटिंग के बारे में। आपके ऑब्वियसली वी वर लाइक 5 for 1, सो जरा उसको गो थ्रू करें बैटिंग के बारे में। हाँ, बस यही था प्लान कि साहबजादा फ्रांस से यही प्लान किया था कि हम 40 तक 40-45 तक करेंगे। उसके बाद क्योंकि यू नो कि ड्यू थी बॉल, उसके बाद फील्डिंग खुल जाती है, फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि कहाँ पे रन हो सकते हैं। उसमें हमने कोशिश यही की थी जब आप आए और उसमें हमने ये प्लान किया था कि हाँ इसको सी ऑफ करेंगे, अगर हमारी रेंज में आएगा तो हम उसको चांस लेंगे, रेंज में आएगा तो फिर करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर यही था कि अपने शॉट्स पे रहा, अपने आप को बैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें लगता है कि बहुत अच्छा जेस्चर है। स्पेशली बाबर की बात करें क्योंकि वो खुद एक किंग उनको कहा जाता है। एंड देन सलमान अली आगा के बारे में ये खबर आई थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनको टीम में रखा जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से जिसने भी ये फैसला किया ना, ये अच्छा जेस्चर दिया है दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारे बॉयज जो है ना वो एक साथ है, बड़े खुश हैं और उनको आपस में कोई मसला नहीं है। तो ये दिखाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको पता है कि खबरें जो है ना वो हर तरह की होती हैं और हर तरह की खबरें पहुंचाना ये एक जर्नलिस्ट का, ये एक एंकर का काम होता है। तो आपको अगली खबर हम कराची के बारे में देने लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह की खबर कोई पहली मरतबा हम नहीं दे रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं और वो है हादसात की खबर। कराची की सड़कों पर एक मरतबा फिर से एक खौफनाक हादसा हुआ जहां पर एक के बाद एक दिल दहला देने वाले ट्रैफिक हादसा जो हैं उसने पूरे शहर को सूगवार करके रख दिया है। मलीर कैंट जिना एवेन्यू की बात की जाए तो वहां पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से FIA के अफसर मोहम्मद अयूब खान जाँ बहक हो गए। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे जब मौत ने रास्ते में उन्हें आ लिया। बिल्कुल, और ड्राइवर का जो लाइसेंस था, उस डंपर के ड्राइवर का लाइसेंस, उसकी मुद्दत भी खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो डंपर चला रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। और उसी रोज़ शहीद मिल्लत एक्सप्रेस बलोच कॉलोनी, वहाँ पर भी एक हादसा पेश आया। मुबैना तौर पर रेस लगाई जा रही थी गाड़ियों की, तो उसने मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचल दिया है और दोनों शहरी वहाँ पर जख्मी हो गए। एक और वाकया पेश आया है, हादसा पेश आया है गुलशन इकबाल में, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, जहाँ पर 11 साला बच्ची सड़क पार कर रही थी और वो तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की जद में आ गई और वो बच्ची जान की बाजी हार गई। इन तमाम हादसात पर थोड़े से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोनिस, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो ये जो डंपर ड्राइवर वाला मामला है, ये बताया जा रहा है कि उसका लाइसेंस ही एक्सपायर था और बाकी भी जो हादसात हुए, थोड़ी सी तफसील बताएं हमें। बहुत शुक्रिया आयशा। देखें, बात यह है कि कराची में नए नए निज़ाम आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफिक वायलेशंस के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से जो हादसात की शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और उसमें मासूम और कीमती इंसानी जानें जो हैं वो भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में अभी हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 से ज़ायद अमवात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हुई है और किसी रोज़ तो ऐसा भी हुआ है कि 6 तक ये जो है फिगर गया है कि 6 लोग भी एक दिन के दौरान ट्रैफिक हादसात में लुक़मा अजल बने। गुज़िश्ता रोज़ के हादसात का आपने तस्करा किया। मैं अगर मजमूई सूरत हाल की बात करूँ तो साल 2025 में अब तक जो है वो 10 माह और 2 रोज़ का अरसा गुजरा है और इस दौरान अब तक जो है वो तकरीबन 750 के लगभग अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं कराची में मजमूई तौर पर, यानी कि 710 से ज़ायद इनकी तादाद अब जा पहुँची। और सबसे ज़्यादा जो हादसात का शिकार होने वाले अफराद हैं, जो मुतासरीन हैं इसके, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनमें सर फहरिस्त मोटरसाइकिल सवार हैं या राहगीर हैं, जबकि जो हादसात की ज़िम्मेदार गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा, वो रिसर्च ये बताती है, रिकॉर्ड ये बताता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पर डंपर हैं, ट्रेलर हैं, हैवी ट्रक्स हैं, इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा मिनी बसेज़ हैं और मज़दा ट्रक हैं, इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ, ऑयल टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, ये ज़्यादातर हादसात का सबब बन रहे हैं। और ड्राइवर्स की अगर जहाँ तक बात की जाए लाइसेंसेस की, तो कई हादसात में तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोनिस, वक्त का मैं ये बताइएगा कि हमें याद है स्पेशली 2025 के आगाज़ में, फरवरी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुछ ऐलानात किए गए थे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि
जो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी हैवी व्हीकल जो है ना वो सड़कों पर नहीं आएगी। एक तो इस डंपर हादसे का वक्त बताइएगा कि वो किस वक्त हुआ है, एंड ओवरऑल सिचुएशन इन चीज़ों के बारे में। एंड देन ये जो नया अब सिस्टम शुरू किया गया ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, ई टिकटिंग का 4000 से ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं हर रोज़ की बुनियाद पर, इससे कोई फ़ायदा अभी तक कुछ नज़र आ रहा है? आयशा, आपने 2 से 3 पॉइंट्स की जो है वो निशानदेही की है। पहले अगर ई चालान की बात कर ली जाए तो ई चालान जो है वो अभी तकरीबन 27 तारीख को ही जो है उसका बाकायदा इफ्तिताह किया वज़ीर आला सिंध ने, और उसके बाद आज 8वां रोज़ है। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, लेटेस्ट फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अब तक जो है वो 30,134 चालान इन 8 रोज़ के दौरान हो चुके हैं। गुज़िश्ता शब 12 बजे से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 1197 ई चालान जो है वो जारी हुए हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर। आपने बात की हैवी गाड़ियों के चलने के औकात कार, तो जो ऑफिशियल्स औकात कार हैं वो हैं रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। ये गाड़ियाँ जो हैं जो कि अमूमन कराची पोर्ट से निकलती हैं, शहर के इंडस्ट्रियल जोन से निकलती हैं और दीगर शहरों को जाती हैं और वहाँ से आती हैं, तो उनके लिए शहर में जो शहर की जो अंदरूनी रास्ते और सड़कें हैं वो इस्तेमाल करने का वक्त ऑफिशियल तो यही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं कि जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, जैसे अमूमन वाटर टैंकर की बात कर ली जाए, इसके अलावा जान बचाने वाली अद्वियात हैं, इस तरह का कुछ मटेरियल है जो कि तरसील पर मामूर होती है गाड़ियाँ, इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की गाड़ियाँ, इस तरह की जो ये डंपर जिससे हादसा हुआ है, देखिए डंपर्स वगैरह की अगर बात कर ली जाए तो वो तामीराती मटेरियल जो है ना, अब चूंकि शहर में बहुत सारी जगहों पर जो है वो तरक्याती काम भी हो रहे हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं कि जो तामीराती मटेरियल जो है। फिर हम कोशिश करेंगे कि तर्जुमान सिंध हुकूमत जो है उनकी तरफ भी जाएं। सादिया जावेद साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। ये भी ऐलान किया गया था कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, स्पेशली हैवी गाड़ियां चलाने वाले, उनकी टैगिंग भी की जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि उनका ई टैगिंग की जाएगी, ये देखा जा सके कि उनका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, या इस सिलसिले में पता लगाया जा सके। स्पेशली उनकी एज के, गाड़ियों की एज के बारे में भी बात की गई थी, उस सिलसिले में कुछ हुआ अभी तक? जी देखें, ये एक आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम और ये जो डंपर्स एंड ट्रेलर्स एसोसिएशन के सरबराहान, इनके दौरान जो है वो एक डेडलॉक बरकरार है। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने उनको ये मुतनब्बे किया था, ये तंबी की थी कि वो अपनी गाड़ियों में ट्रैकर भी लगवाएं और साथ साथ कैमरे भी नस्ब कराएं, ताकि अगर कोई हादसा रोनुमा होता है तो बाद में तहकीकात के दौरान ये पता लग सके कि ये हादसा क्यों कर रोनुमा हुआ है और बाद में उन अवामिल पर काम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा रोनुमा ना हो। तो इस बात पर शुरू में तो एग्री किया तमाम तर डंपर्स और ट्रेलर्स मालिकान एसोसिएशन ने, लेकिन बाद में जो है उनका ये कहना था कि जो कैमरे हैं वो हम नहीं लगा सकते, लिहाजा हमने डीआईजी ट्रैफिक को आगाह कर दिया है कि कैमरे जो है वो हम डंपर्स या ट्रेलर्स वगैरह में नहीं लगाएंगे। अलबत्ता ट्रैकर की बात पर जो है वो मुत्तफिक नजर आए थे, लेकिन कैमरे लगाने की बात ट्रैकर का जो मंसूबा है वो भी बिल्कुल सही है। मोहन सिराज, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से हमें इस बारे में बताया। हमें क्या है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हम कोई पहली दफ़ा नहीं है जो ट्रैफिक हादसा पर बात करें। कराची में ख़ास तौर पर मैं डंपर्स के जो हादसा डंपर्स की वजह से जो हो रहे हैं वो हम हर दूसरे दिन देख रहे होते हैं। एक तो ये बताइए, अभी तक इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, क्यों कोई इस पर काम नहीं हो सका? अगर हुआ है तो वो थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखें, जब ये हादसात, क्योंकि बिल्कुल बात सही है कि 2025 जो है कराची में रोड हादसात बहुत ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हुए। आपके रिपोर्टर ने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी कोट किए हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि इस मामले को खुद मॉनिटर कर रहे थे, हर हफ्ते वो इस मामले को हर हफ्ते इस मामले पे वो मीटिंग बुलाते थे और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से कहा कि आप हमें कोई मजबूत प्लान दें जिस पे अमल दरामद किया जाए। देखिए, उसी सिलसिले का ये जो ई ट्रैकिंग या ई टिकटिंग का निज़ाम है, ये कराची में नाफिजुल अमल किया गया, जिसकी ओपनिंग 27 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद की। देखिए, ये आपके रिपोर्टर ने भी बताया, अब ये लाजिम करार दिया गया है कि जितनी ये हैवी ट्रैफिक चल रही है ये अपनी गाड़ियों में ट्रैकिंग लगाएंगी और 30 की स्पीड से अगर ये तजावुज करेंगे तो उसके बाद इनका ई चालान जनरेट कर दिया जाएगा।
और जिन गाड़ियों में ट्रैकर्स नहीं होंगे इनको एक टाइम पीरियड दिया गया है, अगर वो नहीं होंगे तो शहर में जो है ये गाड़ियां दाखिल। अच्छा सादिया साहब, हमें नजर आ रहा है कि चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जो है स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को लेकर या ट्रैफिक के मामलात को लेकर काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है, और उसी का एक जो है हमें पॉइंट नजर आता है कि ई टिकटिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया जा रहा है। मैं वापस आऊँगी हादसात वाले मामले पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ले लूँ। मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं कि बहुत भारी जुर्माने किए जा रहे हैं जो कि गैर मुनसिफाना है, जो हज़ारों से लेकर लाखों तक जाते हैं। इसके ऊपर आप या सिंध गवर्नमेंट जो है उसका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो पहली बात यह है कि बदकिस्मती से कराची या सिंध में सूबा सिंध में कोई कानून बनाया जाता है और इसका निफाज किया जाता है तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। चाहे वो नंबर प्लेट का इशू, आपको याद होगा आयशा, मैंने और आपने शो किया था, नंबर प्लेट्स के इशू को पॉलिटिसाइज किया गया। इसी तरह अब ये जो ई टिकटिंग या कैमरा मॉनिटरिंग है, सेफ सिटी के तहत जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे सच बताऊंगी कि जब से 27 तारीख से इस कानून का निफाज किया गया है, काफी ट्रैफिक की रेगुलेशंस में जो है वो बेहतरी आई है। लोग देखिए, क्या सीट बेल्ट लगाना गैर कानूनी? हादसा 4 से 5 तो जो वीकेंड के रोज गुजरे हैं वो तो हम ही गिनवा रहे हैं ना। हमारा बेसिकली सेगमेंट तो इसी चीज पर था कि ये हादसा रुक क्यों नहीं रहा। और हम ये जानते हैं कि ये एकदम से ठीक नहीं होगा सारा मामला, हम ये जानते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं, वी आर रीजनेबल इनफ टू नो दैट। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसका कोई पहला दौर तो नहीं आया सिंध के अंदर, वो तो अरसा दराज से यहाँ पर हुकूमत कर रही है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी हो रहे हैं कवानीन या रूल्स का नफाज नहीं भी हो रहा है, तो फिर हम किसको जिम्मेदार, या कराची के लोग किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। हमने जो वादा किया, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग भी नहीं थी। इसी साल डंपर या हेवी ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुए हैं, इसीलिए कवानीन सख्त किए जा रहे हैं ना। अगर मैं मोटरसाइकिलिस्ट से गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, साइड मिरर्स लगाएं, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर गुंजाइश भी तो दी जाती है, सहूलत दे दी जाती है, नरमी कर दी जाती है कुछ हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी गाड़ियों के लिए। जैसे वाटर टैंकर की हम बात कर लें, एक वो तो बिल्कुल ही एक अलग इशू है ना। ये कहा जाएगा कि वाटर टैंकर, लोगों को पानी का मसला हो जाएगा, बट अगेन वहां पर पानी का मसला है क्यों? तो वाटर टैंकर का मसला, एंड देन फिर दवाइयों की या फिर दीगर जो है उनको फिर सहूलत दे दी जाती है, नरमी कर दी जाती है। वहां पे भी तो ये मौजूद है ना इशूज। देखिए जो वाटर बोट के टैंकर्स थे, उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था और उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एंटिटी थी, वो लगा दिया गया है। बिल्कुल आसानी, जाहिर सी बात है, पानी की सप्लाई आप नहीं रोक सकते, तरक्याती शहर में जो काम जारी है वो अमल आप नहीं रोक सकते, लेकिन कानून तो लागू किया जा रहा है जिसको मुझे और आपको निफाज करना है। ये कानून बनाए ही इसीलिए जा रहे हैं कि जो शहरियों की जान का तहफ्फुज है, क्योंकि देखें चालान जो लोग शोर कर रहे हैं कि जी इतने बड़े, अगर किसी की जान चली जाए तो उससे जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सादिया साहिबा, जो रोड्स की हालत है, जो खस्ता हाल है सड़कें, वो भी तो बहुत बड़ी वजह है इन हादसात के बढ़ने की। देखें, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल कराची में बारिशें हुई, उस पे बहुत ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, लेकिन उस पे भी वॉर नहीं सादी साहिबा, आप बारिश पर तो नहीं डाल सकती ना। ये कराची का भी काम है, बारिशें तो हर जगह होती है, तो नहीं है ना। ये तो कराची का बड़ा पुराना मसला है कि यहाँ पर मसले। अच्छा चले, आप कानून की आप बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात है, कानून बनने चाहिए और कानून होते ही किसी भी माशरे के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए। लेकिन जो ई टैगिंग की बात की गई थी तमाम ड्राइवर्स की, उनका बता दीजिए क्या हुआ? फिटनेस सर्टिफिकेट्स, गाड़ियों की एज की 25 से 30 साल से ज्यादा उम्र जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए कि इस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। जो दीगर कवानीन बनाए गए थे स्पेशली ट्रैफिक के निज़ाम को लेकर और इन डंपर ड्राइवर्स और जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनको लेकर, उस पर कुछ हुआ?
जी बिल्कुल, उस पे हुकूमत काम कर रही है। इन गाड़ियों की जो है फिटनेस सर्टिफिकेट पर काम हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी तादाद में है और सारी गाड़ियां जो हैं वो कराची या रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं हैं। ये अपलैंड से आई हुई गाड़ियां हैं, मतलब दूसरे सूबों की गाड़ियां भी रजिस्टर्ड इस शहर में चल रही है। उसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट बना रही है कि उनको भी सिंध में जो है किस तरह से उनके लिए वो किया जाए कि उनमें टैगिंग, क्योंकि वो उनका ये कहना होता है कि जी हम तो आपके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। और बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट के पास उस तरह उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उस पर काम हो रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए ये राजी है, लेकिन जो 30 की स्पीड का हद मुकर्रर की गई है कि ये शहर में जब दाखिल होंगे, वो उसके लिए ये राजी नहीं हो रहे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनसे बातचीत कर रही है। बाकी आप के शो से मैं ये कहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि जी ई टैगिंग या ये जो ई ट्रैकिंग का निजाम शहर में नाफिज किया गया, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। 3 महीने से डीआईजी ट्रैफिक ऑन स्पॉट जाकर लोगों को इस के बारे में आगाही दे रहे थे। टेलीविजन पर भी कोशिश की गई है कि इसको बताया जाए, तो लोगों को कानून का जो है वो ये बता दें करनी चाहिए। क्या जुर्माने थोड़े कम हो सकते हैं लोगों को देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए? आपको पता है महंगाई भी बहुत ज्यादा है, कुछ जुर्माने कम किए जा सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है इसको? देखिए इस बात पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी तजावीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बहुत जल्द देगी, और कि फर्स्ट टाइम जिसका अगर कोई चालान हुआ है तो उसको कैसे कंसिडर किया जा सके, कोई उसको रियायत दी जा सके, और अगर कोई मेजर जो है वो इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जुर्मानों में कैसे जो है वो कमी ला सके। लेकिन क्यों मैं कराची में रहती हूँ तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब से 27 तारीख से इसका निफाज हुआ है तो कम से कम हमें ट्रैफिक सिग्नल पे तो खड़ा होना आ गया। नहीं तो कराची में आपने देखा था कि ट्रैफिक अच्छी पेशरफ्त है, जहाँ पर लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते या सिग्नल को वायलेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर इतनी भी लोगों को समझ आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं वो ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये जो बात हो रही थी कि चालान के जो पैसे हैं, जुर्माना जो उसको कम करना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे ममालिक की हमारे सामने मिसाल ऐसी है जो हैवी फाइन करते हैं ताकि आप रूल्स को वायलेट ना करें। अगर ये डर नहीं होगा, अगर ये फाइन इतना ज्यादा नहीं होगा तो कोई भी इसको सीरियस भी शायद नहीं लेगा। ये मेरा बहुत अच्छा थॉट है आपका। बहरहाल इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, आपको ये भी बता देते हैं कि हम जो है हमेशा पेश रहे, स्पेशली जहां पर ट्रैफिक कवानीन की बात आती है, क्योंकि हम ये जानता है कि इंसानी जान जो है ना वो कितनी ज़्यादा कीमती है। और तमाम सूबों की, चारों सूबों की पुलिस के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी हम की तरफ से इस वक्त भी जारी है। अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। अब बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर बड़ी पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से अब राब्तों का फैसला कर लिया है, जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी और सिप्तान खान समेत कई ऐसे रहनुमा हैं जो इस राब्ताकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और वो पहले मरहले में नून लीग के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात करने का ये फैसला सामने आया है और ये मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, थोड़ा सा इसको कंट्रोल तो इस टेम्परेचर को बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी ना, बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिश करके। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर भी आपको पता है काफी हलचल है, वहां पर तब्दीली आई है। काबीना की तश्कील पर बानी पीटीआई की हिदायत को नजरअंदाज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने जो हिदायत दी थी उनको फॉलो नहीं किया गया। जो नए वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी, सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि अब वो किस तरह का तर्ज सियासत जो है वो इख्तियार करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वो कुछ कर पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं कर सके। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वहां पर भी एक नई रस्साकशी जो है ना वो नजर आ रही है। तो इन सब इशूज़ पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ चलते हैं। फवाद साहब, थैंक यू इसमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबसे पहले तो पीटीआई के जो साबिक रहनुमा हैं
उनको अब सामने आना पड़ रहा है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, तहरीक शुरू करने के लिए। ये बताइएगा कि ये फैसला क्यों किया गया, और ये भी इत्तलात हैं कि आप भी उसमें शामिल हैं, तो क्या मुख्तलिफ होगा जो पिछले रहनुमाओं ने नहीं किया, जो ऑलरेडी अभी मौजूद हैं? देखिए, ये कि इस तहरीक की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार हुकूमत के रवैये के ऊपर है। हमारी तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि हुकूमत जो है वो तरीके इंसाफ के साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करे। हमारे नज़र में जो लाहौर में इस वक्त असीरान हैं, वो ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं और उनके ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे ख्याल में एक बेहतर तरीका है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों को कुछ रिलीफ जो है वो दिया जाए और अल्टीमेटली इमरान खान को, बुशरा बीबी को रिलीफ दिया जाए, ताकि एक एंगेजमेंट के प्रोसेस में सीरियसनेस आए। तो अब ये इस हफ्ते मुलाकातें होंगी हुकूमत के लोगों से, देखते हैं कि वो इसको कैसे तो आगे फवाद चौधरी चाहते हैं। साहब, हम ये कह सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की जानिब एक कदम उठाया जा रहा है, ये क्योंकि अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, नून लीग के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात करने का प्लान है और बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, तो क्या हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं? पोजीशन को कुल दीवार से लगा देंगे तो फिर जाहिर है कि वो अनारकी की तरफ जाएंगे, क्योस की तरफ जाएंगे। इसलिए मुल्क जो है उसमें सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सो हमारा मानना ये है कि अगर हुकूमत जो इंटरनेशनल कामयाबियां हुकूमत को मिली हैं, अगर उनको ट्रांसलेट करना चाहती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी के लिए एंगेजमेंट होनी चाहिए तरीके इंसाफ के साथ। अगर आप तरीके इंसाफ के साथ एंगेजमेंट नहीं करते तो आप देखिए उनके पास और क्या ये रह जाएगा इसके अलावा कि वो एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें। उस जो एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल एक अनार्की होगी मुल्क में या कन्फ्रंटेशन होगी, उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि हम एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार करें। और हमारी उम्मीद यही है कि अल्टीमेटली हमें इमरान खान साहब से भी मुलाकात की इजाजत मिलेगी और हम उनसे मिल सकेंगे। रिफ्रेशिंग टू सी न्यू यू, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो इंटरनेशनली गवर्नमेंट को कामयाबियां हासिल हुई हैं, हमें पता है आप सबसे बड़े नकाद हुआ करते थे जब अपोजिशन में भी थे या फिर जब गवर्नमेंट में भी थे, पर अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा, इस वक्त जो KPK की नई काबीना बनी है, 13 रुकनी काबीना, उस पर कहा जा रहा है कि बानी PTI ने जो हिदायत दी थी उनको मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। आपका क्या ख्याल है या आपकी क्या राय है इस नई काबीना के बारे में? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो असल फोकस है वो गवर्नेंस के लिए तो उन्हें वोट नहीं मिला ना, उन्हें तो इमरान खान की रिहाई के लिए वोट मिला है। और वो जो तमाम फैसले करेंगे, ये कर रहे हैं, उनका जो बुनियादी मकसद है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एफर्ट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि सोहेल अफरीदी भी उस पर ही फोकस है। लिहाजा काबीना में क्या है क्या नहीं है कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या इकदाम उठाते हैं। और अगर एंगेजमेंट नहीं होगी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो वैसे ही आप देखिएगा कि वो एक एक्सट्रीम आपने कहा कि असल मसला ये है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन असल मसला वहाँ के लोगों का, KPK के लोग तो वो अपने वजीर आला की तरफ देखेंगे ना कि शायद एग्जैक्टली वहाँ के मसाइल हल करने की तरफ हमारी नजर में तो पहला तरजीह वही होनी चाहिए। तो अब ये बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सोहेल अफरीदी साहब से, वो ऐसा क्या कर सकते हैं या कौन से आदाफ हासिल कर सकते हैं जो अली अमीन गंडापुर से एक्सपेक्टेड था और वो नहीं कर सके? देखिए, अली अमीन गंडापुर को जो इमरान खान ने लगाया था तो जाहिर है कि उसके पीछे दो मकासद थे ना, बल्कि एक ही मकसद था। और एक मकसद ये था कि वो को रिलीफ लें तरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, वर्कर्स के लिए। अब उस रिलीफ के दो तरीके हैं। एक तरीका ये था कि एंगेजमेंट हो जिसमें रिलीफ मिले, एक तरीका ये है कि वो चैलेंज खड़ा करें, कन्फ्रंटेशन खड़ी करें, जिससे कि को मामला जो है वो आगे चले। अब इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर वो दोनों काम नहीं कर सके। सोहेल अफरीदी से अब ज्यादा तवक्को लोगों की ये है कि वो एक चैलेंज खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के लिए, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को एंगेजमेंट करनी पड़ेगी।
तो अब असल तो सोहेल अफरीदी से यही तवक्को है ना लोगों की, और देखते हैं कि ये तवक्को पे वो कितना सबको इंतजार है। वैसे हमें भी इंतजार है कि सोहेल अफरीदी साहब का तर्ज सियासत देखा जाए कि वो किस तरह की सियासत करते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान जो है वो बड़ा आजकल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो इस वक्त खतरे में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट का अगर खतरा है तो वो यही है ना कि गवर्नर रूल लगेगा और कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जाएंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाए। बाकी जहां तक अवाम का ताल्लुक है, असम्बली का ताल्लुक है, वो तो इमरान खान के साथ है और जाहिर है कि इमरान खान की जो सियासी होल्ड है उसको कोई चैलेंज पूरे मुल्क में ही दरपेश नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में तो खुसूसन कोई दरपेश नहीं है। सो अगर गैर आईनी तरीकों से हुकूमत हटाई जाती है तो उसकी सियासत में उसमें तलखियां बढ़ेंगी, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं और आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बीइंग हिज अनअपोलोजेटिक सेल्फ, एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू हमने मुलाहिजा की। अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम हो चुका है तब्दील, बड़ी हद तक हम ये कह सकते हैं, और जब मौसम तब्दील होता है तो इसके साथ साथ हमें सब्जियां और फ्रूट्स जो है ना वो भी तब्दील होते हुए नजर आते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप महंगे महंगे वाइटामिन्स नहीं खरीद सकते, सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकते, तो आप एक काम करें, आप फल और फ्रूट वगैरह जो है। एक सेकंड, आपको लगता है कि फ्रूट सस्ते हैं, वाइटामिन्स महंगे हैं? हाँ, आपकी गलत फहमी है। अच्छा? अभी हाँ, मार्केट्स की जो सूरत हाल है ना वो यही बता रही है, भाई हाथ नहीं आप लगा सकते। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आपको बता देते हैं। पेशावर आपको लिए चलते हैं, अलिशबा खटक हमें ज्वाइन करी हैं और उनसे जान लेते हैं। अलिशबा, क्या इस वक्त रेट्स चल रहे हैं फ्रूट्स के? कौन सा फ्रूट ज्यादा महंगा हो गया? जी बिल्कुल, पेशावर में भी फलों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। मार्केट में कोई भी ऐसा फल नहीं है जिसकी फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से कम हो। अगर हम कीमतों की बात करें तो इस वक्त सफ़ेद सेब जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सुर्ख सेब की जो कीमत है वो 350 रुपये तक जा पहुंची है। अनार मार्केट में जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले और अमरूद की बात करें तो यहाँ पर उसकी कीमतें 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है, जिस पर शहरी भी खासे परेशान हैं। फल तो है ही महंगे लेकिन यहाँ पेशावर में जो है वो खुद साख्ता महंगाई की वजह से भी जो है वो फल की कीमतें ज़्यादा हो गई है और शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फलों की कीमतें कम करे और साथ में जो ये मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे ताकि शहरी जो है वो फल आसानी से खरीद सके। जी ऑलराइट अलिश भाई, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ज़्यादा पैसे लगा रहा हो ना या फिर रेट लिस्ट से ज्यादा बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अच्छा, फैसलाबाद में सिचुएशन जो है ना वो मुख्तलिफ नहीं है, वो भी पेशावर के लोगों से या पेशावर के दुकानदारों से इंस्पायर्ड नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर अफोर्डेबल है फ्रूट या नहीं है। जावेद। जी हाँ बिल्कुल, फैसलाबाद की फ्रूट मार्केट में फलों की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मैं फैसलाबाद के एक फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात अगर केले की जाए तो 150 रुपये से लेके 160 रुपये दर्जन तक केला जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर अंगूर की बात की जाए तो फ़ी किलो कीमत जो है 800 रुपये से लेके 1000 रुपये किलो तक जा पहुँची है। अगर सेब की बात की जाए तो 300 और 350 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। अगर बात की जाए जापानी फल की तो 150 रुपये से लेके 200 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। यहाँ पे खरीदारों से हमारी बात हुई है तो जिनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि फलों की कीमतों में जो है वो वाज़े कमी लेके आए ताकि गरीब इंसान जो है अल्लाह ताला की इन नेमतों से जो है वो लुत्फ से भी यही अपील करें कि कीमतों में कमी लेकर आए। आप देखें एक एक फ्रूट अगर इतना महंगा है, 800 रुपये अनार मिलेंगे और बाकी फ्रूट इतना महंगा। फ्रूट चाट किसी ने खानी हो तो वो क्या करे? आप बजट सारा हाँ, फ्रूट चाट नहीं फ्रूट चाट क्या होती है, मतलब हर किसी को पसंद ही होती है, लेकिन बात यह है कि जिसने सारे फ्रूट्स लेके आने घर पे उसका तो बजट होने वाला है आउट। अच्छा, मुल्तान में क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं सरदार अली से। हमें पता है कि मुख्तलिफ तो नहीं होगी लेकिन फिर भी जान लेते हैं। सरदार अली बताइएगा। और जबल मुल्तान में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट मंडी से शुरू होने वाला ये सिलसिला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो वाक़या मिनी फ्रूट मंडी हैं वहाँ से होता हुआ एक आम ठेले पर जारी और सारी है। फलों की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज जो सुंदर खानी अंगूर है वो 950 रुपये फ़ी किलो की कीमत से भी ज़ायद तजावुज़ कर चुका है। इसके साथ सेब जो है वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये, इसी तरह कंधारी अनार जो है वो 400 रुपये से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, जबकि अमरूद जो है वो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। और
और इसके अलावा जो पपीता है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। केला जो आप आजकल दिनों में जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, तो उसको भी जो फल फरोश हजरात हैं उन्होंने कैटेगरीज में तब्दील कर दी है। एक केला जो है वो 100 रुपये, इसी तरह दूसरा केला जो है वो 300 रुपये। और शहरियों ने जो है वो इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर फील्ड में निकलें, विजिट करें, चेकिंग करें, तो मुमकिन है कि ये जो महंगे फल हैं उनकी कीमत किसी हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। सरदार अली, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये गरीबों के जो विटामिन्स होते हैं वो भी अगर उनकी पहुंच से दूर हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे हमारे बेचारे गरीब जो हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, अब ये जो हम विजुअल्स देख रहे थे इसके अंदर मुझे सेब नज़र आ रहे थे, तो उस शहर या उस खित्ते में लेकर चलते, उस रीजन में लेकर चलते जहाँ के सेब बड़े मशहूर। वाह, क्या जोड़ा है आयशा। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत हैं जो बहुत फेमस हैं और बड़े मज़े के और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोज़ वो बनाते हैं। उनका नाम है हम्माद शौकत और उन्हें लोग जानते हैं हम्माद वाइन्स के नाम से। अब ये करते क्या है कि ये एक तो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से मकबूल भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पे कोई वीलॉग्स नहीं होते, फैशन के बारे में बातें नहीं होती, या फिर वो मज़ाहिया क्लिप्स नहीं बनाते, बल्कि वो एडवेंचर का काम करते हैं, खतरों से लड़ते झगड़ते हैं। खतरों के खिलाड़ी हैं बेसिकली। हम्माद उन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहां जाने के लिए अक्सर सोच भी नहीं रहे होते लोग, या खौफ और खतरे के बायस कहते हैं, प्लान तो बना लेते, फिर कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं आई। ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं हम। यहाँ साथ साथ आपको उनके क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। देखिए जरा, कुछ मुझे लगता है खतरों को मोल लेने का इनको ज्यादा ही शौक जो है वो नजर आ रहा है। कभी वो किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाते हैं, किसी वीडियो में हम उनको देखते हैं कि दरख्त के ऊपर चढ़े हुए, लेकिन फिर किसी पहाड़ की चोटी पर, वैसे कश्मीर के यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ना तो उनके लिए ऐसी बात है, वो मसला ही कोई नहीं है। बहरहाल जी, जंगली जानवरों के बीच भी वीडियोस बनाते हुए दिखाई दे देते हैं, तो ये है एडवेंचरस चीजें। अच्छा, वो कहा जाता है ना, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, तो वो मुझे लगता है कि हम्माद अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो वो कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है, ये उन्हीं से जान लेते हैं और आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल राइट, थैंक यू। हम न्यूज़ थैंक यू सो मच। ये बताएं, आप खैरियत से हैं? जितने खतरनाक काम आप करते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कोई हड्डी वगैरह तुड़वा ली होगी, या किसी कीड़े ने या किसी जानवर ने पकड़े हुए थे, आपको काट लिया होगा, खुदा न खास्ता। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ एक्सपीरियंस में? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल राइट जी, इस तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ। बाकी एक बार दरख्त से मैं गिरने वाला था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंचे दरख्त हैं, तो कई बार वीडियो शूट करने के लिए दरख्तों की चोटी तक जाना पड़ता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको खतरा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई इशू पेश नहीं है आज तक। अच्छा हम्माद, मुझे ये बताएं कि कब से आप ये वीडियोस बना रहे हैं, ये वाला कंटेंट कब से बना रहे हैं, और कहाँ से आपको ये सोच आई कि भाई मुझे ये वाले काम करने हैं, बाकी तो कर ही रहे हैं सारे? क्यों बना रहे हैं, लाइक इतना खतरा क्यों मोल रहे हैं? ऐसा क्या आया दिमाग के अंदर? एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएशन 2019 से कर रहा हूँ, बट जो बियर ग्रिल्स पे और जो एडवेंचर की स्टोरीज है मेरी, वो एक्चुअली मैं पिछले तकरीबन 2 साल से कर रहा हूँ। और मैं इस्लामाबाद में था, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने एक अच्छा होटल है, वहाँ पर उसकी टॉप पे था, तो वहाँ पर मुझे एक आइडिया आया और वहाँ पर मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट कर दी कि बियर ग्रिल्स इन इस्लामाबाद प्रिटेंडिंग टू सर्वाइव इन अ जंगल। तो उस पर लोगों का बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स है, बहुत ही बेसिकली वो एक कॉमेडी वीडियो थी, बट था ये कि मैं एक प्रिटेंड कर रहा था कि मैं एक बहुत बड़े जंगल में हूँ। तो लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और वहां से मुझे मोटिवेशन मिली थी। और उसके बाद मैंने काफी जगहों को एक्सप्लोर किया। हमारे गांव में ही आजाद कश्मीर में बहुत ऐसी जगह थी जिनको कभी आज से पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से करोड़ों लोगों ने अच्छा, आप जगहों की तो बात करें, अच्छी बात है, लोगों को नए नए टूरिस्ट स्पॉट जो है वो नजर आएंगे, स्पॉट्स नजर आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो जानवरों के साथ आपका रोमांस और प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, आपको डर नहीं लगता? आप सांप हाथ में पकड़ के खड़े हुए, कभी कोई चीज के पास आप गए हुए, डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। इसमें चूंकि जब हमने वर्क स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली छोटी छोटी चीजें थी, जिस तरह जंगल में एक हमारी तरफ होता है पार्क्यूपाइन, सेग उसको कहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो हमारे इलाकों में मौजूद हैं। तो स्नेक का पहले तो मैंने स्टार्टिंग में उसको, एक डमी स्नेक था मेरे पास जब मैंने वीडियो स्टार्टिंग में शुरू की थी, क्योंकि मेरा बेसिकली फन पर्पस के लिए स्टार्टिंग में वीडियो थी, बट उसके बाद मैंने थोड़ी सी मोटिवेशन ली और उसको स्टार्टिंग के बाद जब मैंने उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारी तरफ चूंकि हर तरह के सांप मौजूद हैं, आपको छिपकली मिल जाती है, आपको जंगली जानवर मिल जाते हैं, इवन शेर और तेंदुए भी हमारे इलाके में पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं जो चूंकि हमसे काफी फेमिलियर हो चुकी हैं, तो हम इनके हैबिटेट को भी जानते हैं, तो इस तरह से उनको पकड़ना
करना, उनके साथ वीडियो बनाना, ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं थी हमारी। अच्छा हमाद, जो जब कोई शख्स बहुत मशहूर हो जाए या उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके पास एक पावर आ जाती है इन्फ्लुएंस करने की, लोगों पर इम्पैक्ट डालने की ज़हनी तौर पर। तो आप अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को क्या बताते हैं या फिर क्या लर्निंग्स देते हैं एवरीडे लाइफ के बारे में? डेफिनेटली जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें बंदा बहुत ही इंटेंस कंडीशन में फंस जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में डेली बेसिस पर या पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जब लोग किसी ऐसी वीराने इलाके में पहुंच जाते हैं कि वहां पर उनको जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां पर उनको सर्वाइवल टिप्स नहीं मिलते। तो मेरी जो वीडियोस हैं बेसिकली इनके थ्रू मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ कि आप अगर किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर आपको खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता, आपको सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो आप वहां पर मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो बाकी जो हमारा इसके अलावा जो बेसिक पर्पस है वो जंगली जानवर हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ उसको कंजर्व करना। एसएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है ना हमाद, उनको भी सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने सरवाइव करना है। मेरे ख्याल से आप किसी भी इदारे में रहने के बगैर ही आप वो वाली ट्रेनिंग आप कर रहे हैं। वो पूरा एक नेशनल ज्योग्राफिक खुद साख्ता तौर पर चला रहे हैं। इन द एंड हमाद ये बता दीजिए, देखने वाले जो आपकी तरह के एडवेंचर्स करना चाहते हैं या फिर आपकी तरह के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? और अपने आप को महफूज रखना बड़ा ज़रूरी होता है, आपने कौन कौन सी टिप्स जो है ना अपनाई हुई हैं वो भी ज़रा बता दीजिए देखने वालों को। डेफिनेटली किसी भी चीज के साथ जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले उस पर रिसर्च लाजमी होती है। ये चेक करना जरूरी होता है कि यह हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, डेफिनेटली अगर आप इस फील्ड पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी होगी कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उसके लिए आपके पास डेटा कितना है, आपके पास रिसर्च कितनी है। क्योंकि मेरा बेसिकली जो पर्पज है वो फनी कॉमेडी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी है। तो इस वजह से जब भी आप कोई भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो आपको बेसिक जो पर्पज होता है वो किसी भी चीज को कंजर्व करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारी तरफ जो इलाके हैं वहां पर जंगलात में आग बहुत ज्यादा लगाई जाती है, तो हमने इसको भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि जंगलात की आग को रोका जाए, जितनी भी स्पीशीज हैं जो इन जंगलात में पाई जाती है उसको भी कंजर्व किया जाए। और साथ में अगर आप कोई भी वीडियो बनाने जाते हैं किसी तरह की इस वाइल्ड लाइफ में, तो आपको अपनी सिक्योरिटी को लाजमी इंश्योर करना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी वीडियोस देखकर लोग सीखते भी होंगे डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया हमाद हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले कि इस सेगमेंट को मैं क्लोज करूं, मैं ये कहना चाहूंगी, नॉट ट्राई दिस एट होम, इसको आपने घर में ट्राई नहीं करना। सेफ्टी पहले देखें। हमाद जैसे लोग जो होते हैं, जो शख्सियत है, वो उस रीजन से ताल्लुक रखते हैं जो ऑलरेडी क्लाइमेटाइज है और वहाँ के खतरात को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने ये नहीं करना कि आप शहरी इलाकों से निकल कर वहाँ पर जाएं पहाड़ी इलाकों में और ना बंदर की तरह चढ़ने की कोशिश करें दरख्त के ऊपर, कोई नुकसान करवा सकते हैं आप अपना। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं ज़रा अपने प्रोफेशनलिज्म के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, या फिर जॉब्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं, बताइए जी। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं, एम्प्लॉय जो उसका चुनाव किया जाता है वो सोशल मीडिया के जरिए करने की कोशिश की जाती है। और एक सर्वे सामने आया जिसके मुताबिक तकरीबन 70% कंपनियां ऐसी हैं जो उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करती हैं। खासतौर पर लिंक्डइन को बतौर प्रोफेशनल रिज्यूमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ लिंक्डइन नहीं है, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो उनका पूरा डेटा, उनकी पूरी प्रोफाइल वो छानबीन करते होंगे, भैया आपको हमने काम पे रखना है तो जरा देखें तो सही इस बंदे के बारे में। बहरहाल शनाख्त के ऊपर काम करना यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी नेटवर्किंग कैसी है या फिर आपकी ब्रांडिंग जो है वो किस तरह की है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब डिजिटल प्रोफाइल इसको कहा जाता है। अब ये डिजिटल प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है और किस तरह से डिजिटल रेज्यूमे जो है ना उसको हम बेहतर कर सकते हैं, या फिर इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि भाई है क्या भला, एक आम आदमी जो है वो किस तरह से अपना प्रोफाइल बनाए। हमारे साथ इस वक्त HR एक्सपर्ट सबाहत बुखारी मौजूद हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबाहत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्लैड टू हैव यू। थोड़ा सा जरा बताइए ये क्या है डिजिटल रेज्यूमे या डिजिटल प्रोफाइल, ये अब क्या जरूरत है, नई नई आंख पड़ी है नौकरी को हासिल करने के लिए? देखिए, एक तो है डिजिटल प्रोफाइल और एक डिजिटल रिज्यूमे जिसको आप कहते हैं, और अब उसके बाद नया स्टेप आ गया जिसकी बात हम करते हैं डिजिटल इंटरव्यू। डिजिटल इंटरव्यू स्पीक्स बिफोर यू डू, यानी ये आपसे पहले भी आपकी बात कर लेता है। जब भी कोई एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है वो आपको ये जरूर एक दफा गूगल करेगा आपका नाम, तो सोचें जरा आपके नाम के साथ क्या क्या आएगा, और कभी अपने नाम को गूगल करके देखें कि आपके नाम के साथ क्या क्या आता है। आपने जो कुछ अब तक डिजिटल एक्टिविटीज परफॉर्म की होती हैं, लिंक्डइन इज जस्ट वन प्रोफाइल, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स
और इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ आपकी डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है वो सब आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है और वो सब आपके उस रिज्यूमे का हिस्सा है जो आप अगर इंटेंशनली नहीं बना रहे हैं तो अनइंटेंशनली क्रिएट हो रहा है। और लोकली भी अब ये रवाज बढ़ता जा रहा है कि लोग डिजिटल इंटरव्यू की तरफ जाते जा रहे हैं और लोग देखते हैं कि हम जिसको बुलाने लगे वो असल में है क्या। अच्छा, देखिए 5 मिनट की 10 मिनट की मुलाकात में नहीं पता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आई कंप्लीटली अग्री विद यू। 5 मिनट की मुलाकात में, एक इंटरव्यू में आप नहीं जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते किसी भी इंसान को या उसकी पर्सनालिटी को। पता कैसे चलेगा कि कौन सी फील्ड के लिए डिजिटल प्रोफाइल का होना जरूरी है? क्या ये तमाम फील्ड्स के लिए जरूरी है? हर फील्ड के लिए जरूरी है। देखिए, आप किसी भी जगह पर अपने आप को इस तरह से सोचें कि आप अगर किसी भी अपने ब्रांड की बात कर रहे हो तो वो ब्रांड सिर्फ उस जगह के लिए नहीं होता, बल्कि हर कोई उस शख्स को एक पब्लिक ब्रांड के तौर पर देख रहा होता है। तो आज आप अपने आप को भी एक पब्लिक ब्रांड के तौर पर देखिए और फिर ये देखें कि क्या आप एक पब्लिक ब्रांड के तौर पर अपने आप को किस तरीके से व्यू कर सकते हैं दुनिया की नजर में। सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते बट दे आर हाईली क्वालिफाइड, उनके पास डिग्रीज भी मौजूद हैं, एक्सपीरियंस भी मौजूद है, बट दे डोंट यूज सोशल मीडिया, वो फिर क्या करेंगे? They should start using it because अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो फिर इसका मतलब आप दुनिया के नक्शे पर नहीं हैं। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो चेक की जाती हैं जिसको ठीक रखना जरूरी है? जैसे किसी की फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें बहुत सारे लोगों को उसने ऐड किया हुआ है या फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आ रही होती है, क्या वो भी काउंट करेगा? आपने किन लोगों को ऐड किया हुआ है, किन चीजों को आप जाकर लाइक कर रहे हैं या कॉमेंट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपका सोशल सर्कल ही तो आपकी शनाख्त है। तो अगर तो आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट चेक करें कि एक होती है पब्लिक प्रोफाइल और एक होती है प्राइवेट प्रोफाइल। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल शनाख्त रहे और आप प्राइवेटली भी अपने आप को ऑपरेट करते रहें तो अपनी 2 शनाख्त रखें। एक प्राइवेट प्रोफाइल रखें जिसकी प्राइवेसी सेटिंग पर गौर कीजिए कि आपके उसमें कौन कौन शामिल होगा, और पब्लिक प्रोफाइल में डालते हुए लोगों को एहतियात कीजिए कौन आपके नेटवर्क में मौजूद है। आजकल अगर आप ग्लोबली देखें तो एक बाकायदा लोगों की पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर नजर डाली गई कौन किस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहा है, कौन किस एजेंडा के ऊपर जो है वो कारबंद है, किस जगह के ऊपर कमेंट कर रहा है और किन किन चीज़ों के ऊपर उसका इंटरेस्ट मौजूद है। कमेंट्स के अंदर लड़ाइयाँ करना, कमेंट्स के ऊपर इस तरह के अलकाबात से लोगों को नवाजना जो है वो आपकी प्रोफाइल को अफेक्ट कर सकता है और ये आपका पब्लिक इमेज है। ये वो इमेज है जो सब देखते हैं। सारे बुलीज वो क्या करेंगे जो ऑनलाइन आकर हेट फैला रहे होते हैं? क्या उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी? मोहतात हो जाए। अच्छा, आप ये जो सारी चीजें बता रही हैं ना, लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल सबात, ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं वीजा के लिए, जैसे अमेरिका ने बहुत ज्यादा स्क्रूटनी शुरू कर दी थी, या फिर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना उसको अपने जहन में रखकर अपने डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को चलाना है। लेकिन अब ये आम जिंदगी के अंदर भी इतना ज्यादा सराहियत कर गया है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, यही कह रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हो गए, इसके अलावा अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजें तो मैं सबसे पहले आपके जाकर के देखूंगी आप हैं कौन, और आपको मैं सर्च करूंगी कि मुझे आपको शामिल करना चाहिए अपने सोशल नेटवर्क में कि नहीं। और अगर आपके नेटवर्क का ख्यालात मुझसे नहीं मिलते तो मैं आपकी नेटवर्क प्रोफाइल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आप हैं कौन और आप पब्लिकली कौन है और आप प्राइवेटली कौन। आपका पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है, यानी आपका पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपका पॉलिटिकल व्यूज क्या है ये बहुत मैटर करेंगे। हाँ, लेकिन इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। पॉलिटिकली करेक्ट से ज्यादा आप सिर्फ एक रैंडम कमेंट की बेस पे अपनी प्रोफाइल, अपनी शनाख्त ना बनाएं, बल्कि उसके बारे में जानें और फिर अपनी सोच का बनाएं और अपनी सोच के जाविये जो है वो हर एक के ऊपर ना उछालते फिरें। अपनी ओपिनियन जो अपने तक भी रखना सीखें। देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं था तो भी तो लोग अपनी ओपिनियन अपने तक रखते थे ना, हर जगह अपनी ओपिनियन उछालते तो नहीं होते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरों के घरों में ना जाके अपने काम से काम रखें, ये भी एक है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इम्प्रेस कर सकते हैं, जो चीजें होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में लाजमी? आप क्या देखते हैं जब किसी को हायर कर रहे होते हैं, बीइंग एचआर एक्सपर्ट, आप क्या चीजें देख रही होती हैं? देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोफाइल मैटर।
आपका नाम, आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, आपकी प्रोफेशनल फोटो, दैट्स अ मस्ट। ये तो हर जगह के ऊपर होनी चाहिए ना। जो आपकी पब्लिक प्रोफाइल है वो कंसिस्टेंटली मैच कर रही होनी चाहिए। सबसे ये एक बहुत अहम नुक्ता है। आपकी एक एजुकेशन कहीं और लिखी हुई है, दूसरी जगह पर आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल कोई और लिखी हुई है, तीसरी जगह कुछ और लिखी हुई है, तो ये मेरे जहन में एक शक पैदा करेगा कि आपकी असल प्रोफाइल क्या है। दूसरी बात आ गई आपकी काबिलियत, आपकी एक्सपीरियंस। अब आपका एक्सपीरियंस एक जगह कहीं और है, कहीं किसी और जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो ये कंसिस्टेंसी मैटर करेगी कि आप असल में हैं क्या। दूसरी बात आ गई कि क्या आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब लोग इसके ऊपर जितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लिंक्डइन की मिसाल ले लें, बहुत सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर इस तरह का मवाद डाल रहे हैं कि जिसका लिंक्डइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो बजाय उसके अगर वो अपनी काबिलियत को लिंक्डइन के ऊपर जो है वो डालना शुरू करें और अपने आप को एक्सपर्ट ऑफ अपनी फील्ड बताएं, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक लिंक्डइन तो लाजमन देखा जाएगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा अदर सोशल प्रोफाइल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपने आप को अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनाइए। एक्सपर्ट बनाए, ठीक हो गया। वैसे आपकी सारी बातें सुन के ना मैं थोड़ा थोड़ा घबराना भी मैंने शुरू कर दिया कि हम तो कम्प्लीटली अपने आप को डिजिटाइज करने की तरफ निकल पड़े हैं कि हमारे बोलने से पहले ना हमारी प्रोफाइल्स बोला करेंगी कि ये इंसान किस तरह का है। लेकिन तमाम देखने वाले, स्पेशली जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ की एचआर एक्सपर्ट जो है ना सबाहत हैं, आपको पता चल गया कि सबाहत कैसे होती है, तो आप फायदा उठा सकते हैं उनकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच सबाहत बुखारी हमारे साथ मौजूद थी। तो जनाब, आप सिर्फ रेज्यूमे और सीवी का नहीं रहा है, आपको अपनी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स, उसके ऊपर भी काम करना है। अपने लड़ाइयाँ नहीं करनी है कॉमेंट्स के अंदर जाकर। आप तो नहीं करती हैं लड़ाई? नहीं, मैं कॉमेंट करती बहुत कम हूँ, वो बहुत कम कॉमेंट करती हैं। अगर किसी की तस्वीर अच्छी लग जाए, हाँ, वहाँ कर लेती हूँ। जहाँ बहस वाला मवाद हो मैं वहां जाती नहीं, उस गली में क्यों जाना। जो वो रास्ता वाली क्या मिसाल थी। समटाइम्स हेल्दी डिस्कशंस अच्छी होती हैं, हाँ, कभी कभी कर लेनी चाहिए। लेकिन असल में ना बहस बराए बहस होती चली जाती, मैं उस चीज को अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, हम क्योंकि हेल्दी होने या ना होने की बात कर रहे हैं, तो हेल्दी बॉडी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए तमाम काम किए जाने चाहिए। लेकिन हेल्दी माइंड होना जो है, उसके लिए अब ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है ना कि एक मरतबा आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये करने से भी मेरा जहन जो है अच्छा हो जाएगा। अब हमें पता चला कि हॉरर फिल्में अगर आप देखते हैं ना, तो वो आपकी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि आप खौफजदा अगर होंगे तो आपके जहन के वो हिस्से काम करना शुरू कर देंगे जो नॉर्मली काम नहीं कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, मैं तो खौफजदा जब होती हूँ इंतहाई खौफजदा हो जाती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ सामने आई है कि ड्राउनी फिल्में जब आप देखते हैं तो आपका जो जहन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है, फ्रेश भी हो जाता है। तो ये रिसर्च जो है वो बता रही है। तहकीक से पता चलता है कि खौफनाक कहानियां दिमाग के उन हिस्सों को मुतारिक कर रही होती हैं, जिस तरह आयशा ने बात की, जो गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने में मदद दे रहे होते हैं। और इसी तरह हॉरर फिल्में एक तरह का नफ्सियाती रिलीफ भी फराहम कर रही होती है, जो हकीकी जिंदगी के दबाव को कहीं ना कहीं कम कर देता है। आप देखती हैं हॉरर फिल्में? ये सिर्फ हम अपने तौर पे नहीं कह रहे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं देखती हूँ नहीं। ये एरिजोना यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जो उसमें ये कहा गया है। मैं बिल्कुल देखती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेली ना तो अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने नहीं देखी है। लेकिन अब कौन कौन सी जो हॉरर मूवीज हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि सिर्फ जिन भूतों का होना मुझे लगता है हॉरर मूवीज नहीं होता, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स भी कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे स्क्रीम एक फ्रेंचाइज है पूरी, उसकी बहुत सारी फिल्म्स आ चुकी हैं। वो वैसे तो जिन भूत वाली फिल्म नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और बहुत ही मशहूर है। उसके अंदर बड़े बड़े किरदार भी सामने आए। तो ये किस तरह से काम करती हैं, हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, अकेले बैठ के देखनी चाहिए, किसी के साथ देखनी चाहिए, किस उम्र के लोगों को देखनी चाहिए, और किस तरह से हमारी नफ्सियात पर असर डालती हैं। माविश एजाज ने हमें ज्वाइन किया, जो कि फिल्म ड्रामा क्रिटिक भी हैं और साथ ही साथ माहिर नफ्सियात भी हैं। 1 और 2 हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माविश, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सी अच्छी फिल्में हैं जो हम एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, और इसकी ये जो तहकीक अभी सामने आई है, इसके बारे में अपनी राय भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टू द प्रोग्राम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये रिसर्च जो है ये और भी बहुत सारे एस्पेक्ट से प्रूव हो चुकी है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसी रिसर्च को सपोर्ट भी करती हैं कि हॉरर फिल्में देखने से हम लोगों के प्लेजर सेंटर्स भी एक्टिवेटेड होते हैं। हमारे ब्रेन में जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए डिफरेंट जगहें बनी हुई हैं हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे प्लेजर सेंटर्स होते हैं, फूड और ग्रोथ और इस तरह की जो बहुत सारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, हमारी ब्रेन के सेंटर्स में डिफरेंट सेंटर्स
सेंटर्स में मौजूद होते हैं। तो रिसर्च की रूह से ये भी साबित होता है कि वही सेंटर्स जो कि हमारे प्लेजर को एक्टिवेट करते हैं, वहीं कहीं हॉरर भी या फियर भी वहीं कहीं एसोसिएटेड है। यानी एक जो आपका एड्रेनलिन होता है, आपने ये अक्सर सुना होगा ये टर्म कि एड्रेनलिन रश हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को हॉरर देख के एक एड्रेनलिन रश होता है। बहुत सारे लोगों का सबको ही होता है कि आप एक अनहोनी नागहानी एक चीज देख रहे हैं और फिर वो आपके बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस एक्टिवेट करते हैं उससे आपका एक हाइटेंड सेंस ऑफ इमोशन क्रिएट होता है। इस इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे लोग हॉरर देखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हॉरर इसलिए भी देखना चाहिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक कहा, कि आपको एक अनलाइकली सिचुएशन से कोप करने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग हॉरर को रिलीफ के लिए भी देखते हैं। आई नो इट साउंड्स अ बिट काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन बहुत सारे लोग हॉरर को इसलिए भी देखते हैं कि उनकी रियल लाइफ कभी कभी इतनी स्ट्रेसफुल होती है, तो एक माफौकल फितरत जब वो चीज देखते हैं उनको रियलाइज होता है कि ओके दिस इज एन एंग्जाइटी आई कैन कोप विद। मेरी लाइफ की जो एंग्जाइटी है वो एक बड़ी रियल एंग्जाइटी है, उसके पॉसिबल हो सकता है सोल्यूशंस ही ना हो, लेकिन ये एक हॉरर सिचुएशन ऐसी है जिसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है, एक हीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिमाग को हर लिहाज से उस मॉन्स्टर से बचा लेगा। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए जो है वो हॉरर फिल्में देखनी जरूरी है, उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, ऐसा ही है? अगर आप एक फिल्म की मैंने एग्जांपल भी पहले भी बहुत दफा दे चुकी हूँ सोशल मीडिया पे जब मैं बात करती हूँ, उस फिल्म का नाम है गेट आउट। गेट आउट जो है वो एक कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के हवाले से फिल्म तो है ही, लेकिन गेट आउट एक ऐसी फिल्म भी है जो रेसिस्ट स्टेरियोटाइप्स या रेसिज्म या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या उन हवालों के ऊपर भी नजर डालती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसके पीछे और पता नहीं कितनी कहानियां छुपी होती हैं। तो जॉर्डन पील जो है, जो एक अमेरिकन डायरेक्टर है, हॉलीवुड डायरेक्टर है, वो इस तरह की थीम्स पे फिल्में बना के हॉरर के जॉनरा में सोशल कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो कई दफा कुछ फिल्मों की ऐसी जो क्रिटिक्स जिसको पसंद करते हैं, ऐसी फिल्मों को वो इसलिए भी पसंद करते हैं कि उन फिल्मों में एक डीपर मैसेज होता है जिससे ऑडियंस लर्न करती है, अंडरस्टैंड करती है और आपको सोचने पे मजबूर करती है। जैसे गेट आउट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रेसिज्म, प्रेवलेंट रेसिज्म है अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कमेंट। बिल्कुल आई एग्री विद यू, और ये फिल्म वाकई में बहुत ही कमाल है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, वैसे हॉरर नहीं है ये। अच्छा माविश, जो लोग ये कहते हैं कि उनको बिल्कुल डर ही नहीं लगता हॉरर फिल्मों से, उनके लिए बताइए कि कोई ऐसी फिल्म हो जिससे वो डर जाएं, या फिर उनका साइकोलॉजिकल ब्रेन जो है, उनकी साइकी वो कैसे काम कर रही हो। ऐसे भी लोग होते हैं। आई थिंक द शाइनिंग इज वन ऑफ दैट। आई डोंट नो, साइकोलॉजिकल, मेरा दिमाग हमेशा शायद साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की तरफ ज्यादा जाता है, तो मैं साइलेंस ऑफ द लैम्स एक ऐसी फिल्म है कि एवरी टाइम आई सी एंथनी हॉपकिंस फेस I can't get him, I can't get Hannibal Lecter out of my mind. या जैक निकल्सन को जब आप शाइनिंग में वो जो एक उनका फ्रेम है जब आप वो देखते हैं तो you can only associate him with that. तो I think कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स ऐसी होती हैं जो I think आपके साथ रह जाती हैं, कि सारी जिंदगी के लिए आपके साथ रह जाती हैं, तो आप वो देख सकते हैं। कॉन्जरिंग वगैरह है, इट है। अच्छा, ये तो वो लोग आप बात करिए ना कि जो नहीं डरते या उनको डर नहीं लगता जो भी मूवी देख रहे हैं, किसी भी बारे में भी बता दिया तो वो, हाँ, और जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं मेरी तरह, वो उनकी नफ्सियात में क्या फर्क होता है, उनकी सोच में क्या फर्क होता है? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का लॉजिकल ब्रेन ओवर एक्टिव होता है। एक्चुअली बीइंग अफ्रेड इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो जिन लोगों की इमोशनल रिस्पॉन्सेज थोड़े ज्यादा विसरल होते हैं और वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में भी इमोशनली ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर उनके लिए जो हॉरर फिल्में होती हैं वो उनको इफेक्ट भी ज्यादा करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बातें करते हैं कि हॉरर फिल्म देखने के बाद हमें रात भर नींद नहीं आई, हमारे दिमाग में भी वही आता रहा, नाइटमेयर्स भी आते रहे। तो इसका मतलब है कि वो जनरली तौर पे हसास ज्यादा हैं। कॉमन सेंस की भी बात है। लेकिन एक और रीजन ये भी होता है कि जो लोग नहीं डरते हैं वो हॉरर फिल्मों को बिल्कुल एज अ प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं होते। फिक्शनल चीजों को वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी लॉजिकल ब्रेन जो होती है ओवर एक्टिव होती है, विच इज नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग। बिकॉज मेरी एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करती है, वो भी माहिर नफ्सियात है, तो एक बड़ी अच्छी बात हमेशा करती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल creatures, we are emotional beings. तो अगर आप जितना ज्यादा in touch होंगे अपने इमोशनल से, obviously balancing them is important, but emotional being होना is a good thing. So being scared of something that is actually scary is actually a good thing. It's part of our humanness, हमें ये कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माविश शिजाल्स मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बता दिया कि हॉरर फिल्म्स जो है ना वो कैसे स्टिमुलेट करती हैं कॉग्निटिव ब्रेन को आपके। वंस अगेन माविश, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हम जरा कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में, जिसके बारे में अनम शुरू से, जब से हमारा शो शुरू हुआ है, अनम बात करना चाह रही है क्योंकि पाकिस्तानी टीम जीत गई है एंड मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं। आई डोंट नो मुझे क्यों ब्लेम पता नहीं। तुम आयशा जो है ना वो ज्यादातर कह रही थी नहीं ये तो जीतता ही नहीं है, वो मैं इसलिए इतना दिल तोड़ा कि मैंने दिल लगाना जोड़ दिया ना।
अब पक्की तरीके से जोड़ा है, लगा के जोड़ा है। 2-0 से हम जीत गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज की बात करें, जिसके पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, फिर दूसरा मैच हुआ, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और पाकिस्तान जीत गया, और फिर तीसरा मैच हुआ जिसमें भी पाकिस्तान ने फतह हासिल की। तो ओवरऑल जो उनका कमबैक था T20 सीरीज में, वो बड़ा शानदार रहा है, वो सबने एंजॉय किया। मैं ये कहती हूँ कि आपको कमबैक क्यों करना पड़ता है, आप वहां तक जाते क्यों हैं कि वहां से आपको थोड़ा सा आपके नर्व्स के साथ खेलने का उनका होता है, ये भी एक्सरसाइज है ब्रेन की। चले, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माजिद भट्टी साहब, आप जानते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनकी राय जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली खुश तो वो भी होंगे। तो भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। खुश हैं आप आज? बहुत शुक्रिया अनम और आयशा आपका। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान किसी भी जगह जीते खुशी तो होती है, लेकिन ये क्रिकेट में अगर दिल तुड़वाना बैठ गया ना, तो फिर तो आपको आए दिन सदमे बर्दाश्त करना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कभी खुशी कभी गम। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम जीती है और बहुत अच्छा मैच जीती है, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अब ये सेलिब्रेशन देखें, कल संडे का दिन था, कल लोगों ने सारा दिन ज्यादातर क्रिकेट ही डिस्कस की। आज मंडे है, नया वीक शुरू हो गया है, लेकिन ट्यूसडे को एक नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है फैसलाबाद में। 3 T20 मैचेस के बाद 3 वनडे मैचेस होने हैं, मंगल, जुमेरात और हफ्ते को। तो लिहाजा अब पाकिस्तान टीम को अगर अपने शायकीन को, अपने चाहने वालों को खुशियां देनी है, तो एक और फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में भी खुशियां देने पड़ेंगी। लेकिन वनडे फॉर्मेट तो पड़ेंगी, लेकिन हमारी काफी उम्मीद बंद गई है। आपको भी उम्मीद है, जिस तरह से हमने T20 के आखिरी 2 मैचेस में परफॉर्म किया है, वैसी ही कुछ परफॉर्मेंस हमें ODI में भी टीम की तरफ से मिलेगी? देखें, ODI की अगर आप टीम देखें तो सबसे पहले तो ODI के कप्तान ही चेंज हो गए। पहले मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते थे, जो अब से कुछ मेरे ख्याल 2-2.5 महीने पहले वनडे सीरीज हुई थी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की, जो पाकिस्तान 2-1 से हार गया था इन वेस्ट इंडीज। उस वक्त तक तो मोहम्मद रिजवान कप्तान थे, लेकिन अब कप्तानी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिली है। फिर अगर हम वनडे टीम देखें तो इसमें हारिस रऊफ वापस आ गए, फखर जमान वापस आ गए, मोहम्मद रिजवान जो T20 टीम में नहीं थे उनकी वापसी हुई है। रिजवान के साथ हसीबुल्ला, एक और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उनकी वापसी हुई है। हुसैन तलत ऑलराउंडर हैं, एशिया कप तक तो पाकिस्तान की T20 टीम में थे। हुसैन तलत अब वनडे टीम में जगह बरकरार रखे हुए हैं। फिर एक स्पिनर है लाहौर के फैसल अकरम, उनको वनडे टीम में रखा गया है। तो तकरीबन ये 6 ऐसे प्लेयर हैं जो अभी हमने T20 टीम में नहीं देखा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है, जिसमें मेरे ख्याल में हमारे क्रिकेट को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी नजरें होंगी, वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर है। शाहीन शाह अफरीदी बड़े जबरदस्त पाकिस्तान के बॉलर, बल्कि जो सैटरडे नाइट को हमने मैच जीता, जो पाकिस्तान की टोन सेट की थी, पहले ही ओवर में उन्होंने जो 2 गेंदों पर 2 बैट्समैन आउट किए, वहीं से पाकिस्तान ने फिर साउथ अफ्रीका को बैकफुट में किया। शाहीन शाह अफरीदी PSL में लाहौर कलंदर्स को 3 टाइटल जितवा चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनको T20 की कप्तानी मिलती, लेकिन वनडे की कप्तानी दे दी गई। तो आप फॉर्मेशन जो है फिर कैसी देख रहे हैं? अब ये जो वनडे की टीम के लिए फॉर्मेशन की गई है, जिस सारे नाम आपने गिनवाए हैं, आपको लगता है कि टेक्निकली बेहतर टीम है हमारी और हमें उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम पाकिस्तानी ग्राउंड्स पर बहुत अच्छी टीम है। पाकिस्तान को स्लाइटली एडवांटेज साउथ अफ्रीका पर इसलिए है कि साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वनडे टीम में शामिल नहीं है। लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है शाहीन शाह अफरीदी के बाद, जिनसे हमने फिर तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं, वो है बाबर आजम। बाबर आजम ने जो 68 रन की इनिंग्स सैटरडे नाइट को खेली लाहौर में, उसके बाद फिर आप देखें क्राउड ने क्या जबरदस्त उनको वेलकम किया, उन्होंने क्राउड को रिस्पॉन्ड किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मसला बाबर आजम इसलिए भी है कि बाबर आजम की
परफॉर्मेंस जो है वो रोलर कोस्टर की तरह है। कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर अचानक उनका बैट खामोश हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन अगर हम अपने पड़ोस में जाएं, बल्कि मैं तो आयशा और अनम आज समझ रहा था कि दो खवातीन मॉर्निंग शो कर रही हैं। आज आप जो विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था कल रात, शायद उससे शो शुरू करेंगी, लेकिन चले मेंस क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट पे आ गए। हमने ये सोचा भट्टी साहब आप आएंगे ना, आप आएंगे तो आपसे हम इसके बारे में बात करेंगे और आपकी राय जानेंगे, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट, आपकी नजर होती है, माइक्रोस्कोपिक निगाह लगा कर रखते हैं आपकी किसने कैसा परफॉर्म किया, तो जरा उसके बारे में भी हम कर लेंगे बात। डेफिनेटली हम भूले नहीं है, हमें याद है। लेकिन बाबर आजम, मेरा ख्याल में बाबर आजम को एक तो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी दिखाना होगी, फिर अगर वनडे का हम पास का बाबर आजम का रिकॉर्ड देखें तो जो पिछली सीरीज जो वेस्ट इंडीज की हुई थी, एक इनिंग्स में उन्होंने 47 किए, फिर सफर किया, फिर 9 किया। बाबर आजम पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में आनी चाहिए, जिस तरह कंसिस्टेंसी हम दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स को देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो आप कैप्टनसी की बात कर रहे थे शाहीन आफरीदी की, आपने कहा कि T20 में उनको लगाना चाहिए था, लेकिन उनको ODI की कैप्टनसी दे दी गई। लेकिन अभी जो T20 में हमारे कैप्टन है सलमान अली आगा, उन कैप्टनसी आपको ये जो सीरीज हमने खेली है T20, वो आपको किस तरह से लगी, कैसे उन्होंने प्लेयर्स को यूटिलाइज किया? और फिर बाबर आजम और सलमान अली आगा की एक वीडियो भी आती है जो कंट्रोवर्सीज लोग आई डोंट नो सोशल मीडिया पे जो फैलाई हुई थी या सच है इसमें, लेकिन उस इंटरव्यू ने क्या उसको क्लियर कर दिया? देखें, दिलों के भेद तो अल्लाह ताला ही जानता है, हमें नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी अनाद होगी, क्योंकि सलमान अली आगा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने एक क्रूशियल टाइम पे जाके 33 रन बनाए, और बाबर आजम के साथ उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस बन गई, वो जो पार्टनरशिप थी। लेकिन जहां तक सलमान अली आगा की कप्तानी की, एक मैं इसी सीरीज की छोटी सी मिसाल दे दूं कि जो पहला मैच हुआ पिंडी में, सलमान अली आगा ने फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दी, हालांकि फहीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर खेल रहे थे। सेकंड मैच में फिर जब फहीम अशरफ को बॉलिंग दी, फहीम अशरफ ने 4 आउट किए, थर्ड मैच में 2 आउट किए, टोटल उन्होंने 3 मैचेस में 6 विकेट ली, जिसमें से एक इनिंग्स में बॉलिंग ने उन्होंने करवाई, और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। तो मेरा सवाल ये है कि कप्तान को सारे बॉलरों पर और कंडीशंस के हिसाब से उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर नजर रखनी चाहिए। तो सलमान अली आगा बाज औकात उनके पास जब बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो बहुत सारे बॉलर्स को भूल जाते हैं। जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा साइम अय्यूब पे शायद उन्होंने एक ही ओवर करवाया। तो मेरे ख्याल में जब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो तो एक तो कप्तान कंफर्ट जोन में चला जाता है, फिर जो अच्छे बॉलर्स होते हैं, जिस तरह मैं फहीम अशरफ की बात कर रहा हूँ, फहीम अशरफ बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, जिनकी बॉलिंग में स्पीड भी है, वेरिएशन भी है, उनको पता है कि पिच को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल में अब काफी मैचेस में कप्तानी कर ली है सलमान अली आगा ने, और ये जो तीन वनडे मैचेस की परफॉर्मेंस है, इसमें आप देखिएगा कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान 3-0 जीत जाए, फिर लोग बात करेंगे कि वनडे की तरह T20 की कप्तानी भी शाहीन शाह आफरीदी को दे दी जाए। तो ये तलवार जो है वो सलमान अली आगा के भट्टी साहब, ये परफॉर्मेंस तो कांस्टेंट नहीं होती है हमारी टीम की, चाहे वो विमेन की टीम हो या फिर मेंस टीम हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि अल्लाह करे हम जीत जाए, ये बड़ा कांस्टेंट है हमारा। दुआओं पे हमें मुझे बड़ी तवक्कुआत थी सिद्रा अमीन से, नशरत संधू से कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन डेफिनेटली वो आउट हो गई टीम। इंडिया बन गया जनाब चैंपियन साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपकी राय, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। देखें, इंडियन टीम ने जो सबसे बड़ा इस टूर्नामेंट में अपसेट किया था वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर किया था। 338 रन चेस कर लिए थे इंडिया ने। कल निस्बतन इंडिया ने हालांकि कैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन उन्होंने बड़े मार्जिन से 52 रन से फतह हासिल की। मुझे आयशा और अनम 2011 का वो रात याद आ गई। मैं भी उस रात मुंबई में था जब भारत की मेंस टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। सारी रात मुंबई की सड़कों पर सेलिब्रेशन होती रही, हमें होटल पहुंचना मुश्किल हो गया। तो उनकी खवातीन टीम ने, हालांकि वो जो स्टेडियम था
जो उनका मेन शहर का एक हिस्सा है, मैरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम वहां पर है। ये स्टेडियम DY पाटिल पूना हाईवे पे शहर से बाहर है, तकरीबन उस स्टेडियम से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिस तरह क्राउड आया, अपनी टीम को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तारीफ करना पड़ेगी, क्रेडिट देना पड़ेगा कि विमेंस टीम को हर तरह से फैसिलिटेट किया। उनकी फीस जो है वो लड़कों के बराबर कर दी गई, उनके फॉरेन टूर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये लड़कियां परफॉर्म नहीं कर रही। तो अब ये लड़कियों पर सवाल उठता है कि फिर मेरे ख्याल में वो जो सर्जरी मर्दों की टीम की तो ना हो सकी, तो शायद रीजन क्या है? क्या सर्जरी की टैलेंट की कमी है? टैलेंट की कमी है कि ज्यादा खवातीन आती नहीं है? मेरे ख्याल में हमारा, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारा जो माशरा है, हमारे माँ बाप जो हैं या भाई जो हैं, वो अपनी बहनों को नहीं चाहते कि वो क्रिकेट ग्राउंड में जाएं, क्रिकेट खेलें। ज़ाहिर खवातीन के हमारे यहाँ माशरे में जरा बहुत सारे मामला जो हैं वो सेंसिटिव हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है स्कूल लेवल पर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर। मेरे ख्याल पूल ऑफ प्लेयर्स हमारे पास उतना बड़ा नहीं है। अगर पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा हो जाए, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लड़कियां क्रिकेट में इंटरेस्ट लें तो हमारे मेंस टीम में तो पूल बड़ा है हमारा, वहां पर भी तो निकल के नहीं आ रहे हैं उस तरह के खिलाड़ी। लेकिन खवातीन के मामले में भी तो तब्दीली आ रही है ना भट्टी साहब। अगर हम कुछ अरसा पहले की देखें तब तो बिल्कुल ही माइंडसेट डिफरेंट था हमारी सोसाइटी का, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है। और फिर जो कोशिशें की जाती हैं, फिर टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, इवन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खवातीन की टीम्स बनी। आपको नहीं लगता कुछ बेहतरी आई है? प्लेयर्स कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं, लेकिन उसकी उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पा रही। देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो बेहतर मकाम पर है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको माली तौर पर, उनके जो एयर ट्रैवलिंग है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हैं, 5 स्टार होटलों में रहती हैं, तकरीबन 7-8 महीने साल में उनके डिफरेंट कैंप्स लगते हैं, वहां पर उनके डेली अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में उतनी अच्छी हमारी लड़कियों की परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आई होप कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एफर्ट कर रहा है, लड़कियां आ रही हैं, मेरे ख्याल में अब यहाँ पर चूंकि वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमने जो सुना है कि मोहम्मद वसीम जो हेड कोच थे उनको तब्दील करने जा रहा है। तो अगर पहली बात कि कोच की तब्दीली से बहुत ज्यादा शायद फर्क ना आए, लेकिन कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जो काफी सालों से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, परफॉर्म नहीं कर रही, बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर रही। तो उन लड़कियों को भी खुदाफिज कह के कुछ नए खून को डालना पड़ेगा विमेंस टीम में। हमारी टीम अच्छी बन सकती है, लेकिन हमें थोड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ और कंसिस्टेंसी वाली बात करें कि सर्जरी की जरूरत है क्योंकि We need young blood and new motivation for the team, और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा खवातीन को आना भी चाहिए, यही हम अपने शो के थ्रू कह सकते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच आपके एनालिसिस के लिए। आपने अच्छे तरीके से, हमेशा की तरह मजा आता है आपसे बात करके। आई एम श्योर देखने वाले जो हैं उन्होंने भी इंजॉय किया होगा हमारे इस सेगमेंट को। हमें इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त हो चुका है खत्म। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।